हेलो बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आई होप तुम सब ठीक होगे, एग्जाम आपके अच्छे चल रहे होंगे। बायोलॉजी का एक और नया चैप्टर आज हम कराएंगे। 25 मार्च को सीबीएसई का बायोलॉजी का एग्जाम आपका होने वाला है। उसी के रिगार्डिंग आपको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसी वीडियो लेकर आएंगे बेटा। हमने एक वीक से ज्यादा टाइम हो गया है कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करते हुए। इतनी इंपॉर्टेंट वो वीडियो रहने वाली पेपर के रिगार्डिंग आपको हम एमसीक्यू भी और वैसे लेंथी क्वेश्चन जो शॉर्ट भी और जो 3 और 4 5 मार्क्स में है केस स्टडी वगैरह रीजनल सेक्शन सब कुछ इंक्लूड करने की कोशिश है हमारी। उसमें टाइम लग रहा है हमारा, 1 या 2 दिन के अंदर हम वो वीडियो रिलीज करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्योंकि अगर आपकी तैयारी अच्छी है भी नहीं फिर भी आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं ना तो आपका कोई क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं बेटा। सीबीएसई वाले बच्चे रेडी रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। एक यूनिट आज हम शुरू करने वाले हैं। वन शॉट जो हमारे चैनल पर चली हुई है उसमें हमने पहली 2-3 यूनिट कंप्लीट कर ली है। हमारी 2 ही यूनिट बचती है, बायोटेक्नोलॉजी और एक फिर हमारे इकोसिस्टम वाली बचती है, इकोलॉजी की। तो बायोटेक्नोलॉजी का आज पहला चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है बेटा बायो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना बेटा, बायो और टेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम बायोटिक्स के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। ऐसी टेक्निक्स जो हम बायोटिक्स पर अप्लाई करेंगे जिससे हमारा कोई ना कोई बेनिफिट होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे ऐसे जो बेनिफिशियल है। और किन से मिलेंगे वो? बायोटिक से, बायो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनसे हमें मिलेंगे। लिविंग से हमें कुछ प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहना चाहूँ, हमने इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन जो है उसकी जरूरत हमें पड़ी तो हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जैसे काऊ है, पिग है, उनकी बॉडी से इंसुलिन निकालते थे डॉक्टर्स और फिर पेशेंट को देते थे। लेकिन वो एलर्जेटिक था, सफिशिएंट नहीं था, किसी दूसरी स्पीसीज का था, इसलिए सुटेबल नहीं है इतना ज्यादा। फिर हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और बैक्टीरियल सेल के अंदर इंसान की, ह्यूमंस की जो जीन है ना, इंसुलिन प्रोड्यूस जो करती है, वो जीन हमने ट्रांसफर कर दी जिससे उसकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बना वो ह्यूमंस का ही इंसुलिन था। और उसको डाउनस्ट्रीम करके फिर उसको हमने क्या है पेशेंट को देना स्टार्ट कर दिया। ये सारी की सारी प्रोसेस किस में आती है? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं। प्लांट्स को पहले हाइब्रिड बनाया जाता था लेकिन वो टेक्निक इतनी ज्यादा सफिशिएंट नहीं थी। कुछ साल के बाद, कुछ जनरेशन के बाद कुछ नए ट्रेड्स जो थे वो उसके अंदर दिखाई देते थे, कुछ पुराने ट्रेड्स आ जाते थे। तो हमने स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, उन प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसके थ्रू बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई होती है। ओवरव्यू यही है बेटा इसका कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करना क्या होता है। इसके अंदर हम कोई रिक्वायर्ड, कोई जो स्पेसिफिक जीन है ना, कोई ट्रेट्स हैं, उनकी जीन है, उसको हमने उस सेगमेंट को निकालना है और उसको किसी वेक्टर की हेल्प से या किसी टेक्निक की हेल्प से होस्ट के अंदर डालना है। उसके अंदर से फिर जो प्रोडक्शन होगा उसको निकालना। ये कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें इसके अंदर हमने पढ़नी है? इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेटा सबसे पहले तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप हमारा यही रहने वाला है। दूसरा स्टेप फिर क्या है? अब मान लो हमने एक पूरे डीएनए के अंदर वो स्पेसिफिक लोकेशन ढूंढ ली, वो जीन को हमने ढूंढ लिया जिसको हमने ट्रांसफर करना है, जिसको हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड करना है। अब उसके बाद क्या है? उसका आइसोलेशन करना है। किस चीज का आइसोलेशन करेंगे बेटा? हमारे डीएनए के अंदर ही तो होगी ना वो जीन। उस डीएनए के अंदर से उस स्पेसिफिक जीन को निकालना, उस डीएनए को निकालना एक सेल से, उसका आइसोलेशन करना है। फिर हम क्या करेंगे बेटा? उसको ट्रांसफर करने के लिए
जो हमारा वेक्टर होता है ना, उस वेक्टर के अंदर ऐड करेंगे उसकी हेल्प से, फिर क्या है आर डीएनए बना देंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए, और फिर उसको किस में ऐड कर देंगे, होस्ट सेल के अंदर। होस्ट सेल से फिर क्या होगा हमारा डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होगी। तो ये स्टेप्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला इसके अंदर क्या होता है, देखो दो टर्म्स में हमने इसको पढ़ना है। पहला क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरा क्या है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या है डायरेक्ट मैनिपुलेटिंग ऑफ जीन्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के का मतलब ये बेटा कि हमने एक स्पेसिफिक जीन को ढूंढना है और उस जीन को ट्रांसफर करना। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो सारी इसके अंदर हम पढ़ेंगे, डीपली स्टडी करने वाले हैं इस प्रोसेस को हम पूरा, कि हमने हमारी एक रिक्वायर्ड जो जीन थी ना, जिसको हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड करना। देखिए सो एक बार इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देखिए, हमने किसी जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डालना क्यों है। अब वही चीज मैं बता रहा था कि इंसुलिन था, इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाना हमने, और वो भी ह्यूमन इंसुलिन का। अब मान लो कोई दो पर्सन है, एक इमेजिनरी पर्सन, या मान लो एक मैं पेशेंट हूं, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। मैं इसकी बॉडी से इंसुलिन निकालूंगा, इसकी बॉडी को भी तो जरूरत है। इसकी बॉडी उतना ही इंसुलिन बनाएगी जो सफिशियंट रहेगा, लेकिन मेरे को भी इंसुलिन की जरूरत है। तो मुझे इंसुलिन क्या है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, अब ह्यूमंस तो देंगे नहीं। तो पहले के टाइम पर क्या होता था किसी दूसरे स्पीसीज से ले लेते थे, लेकिन वो एलर्जेटिक होता था। फिर हमने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर जो जीन है ना, जिनसे इंसुलिन प्रोटीन, इंसुलिन एक प्रोटीन है, इंसुलिन बनता था जिस जीन से, उस जीन को निकाला और बैक्टीरियल सेल में डाल दिया उस जीन को, जिससे उसके अंदर बैक्टीरियल सेल के अंदर जो जीन डाला था हमने इंसुलिन का, उसने प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया इंसुलिन का। वो प्रोटीन निकाला और फिर वो मेरे को इंजेक्ट कर दिया, तो इंसुलिन की कमी दूर हो गई मेरी। तो वो पूरी की पूरी प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आता है, कि जीन निकाला, जीन को हमने किसी वेक्टर की हेल्प से, इंटरमीडिएटर की हेल्प से उस बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट किया। यहां तक की जो प्रोसेस थी वो क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग है। उसके बाद उस बैक्टीरियल सेल के अंदर उसको ग्रो करवाना है। अब ग्रो करवाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में उसको क्या है एक स्टेराइल मीडियम देना पड़ेगा। स्टेराइल मीडियम का मतलब क्या है कि हमने मान लो इसके अंदर यहाँ पर उसको कल्चर करना है, एक ये कंटेनर ले लिया हमने, लिविंग सेल को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में हमने उसको क्या करना यूज करना है। अब यहाँ पर हमने उस बैक्टीरिया को या उस ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जिसकी हमने ग्रोथ करवानी है, जिसके अंदर हमने अपना डीएनए ऐड किया है, रिकम्बिनेंट किया है। अब ऐसा तो होगा नहीं बेटा इस मीडियम के अंदर सिर्फ हमारा ये सफिशिएंट माइक्रोब ही ग्रो होगा। इस सफिशिएंट एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए इससे पहले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म भी इसके अंदर रहे होंगे, तो हमने पहले करना क्या होता है, जितना भी हमारा जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म है ना, उसको डालने से पहले इस मीडियम को स्टेराइल करना पड़ेगा। स्टेराइल करने का मतलब क्या है, कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर ग्रो ना करे, उसी को बोलते हैं बेटा स्टेरलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है, इसको पूरा कंप्लीट स्टेराइल किया जाता है, यही बायो प्रोसेस के अंदर आता है बेटा, कि हमने इसको पूरा स्टेराइल कर दिया। इस मीडियम के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अब नहीं है। अब हमारा जो रिक्वायर्ड माइक्रोब है ना, उसको हम इसमें डाल देंगे और अब वो क्या करेगा, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। हमने इसमें अपना रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म डाल दिया जिसकी ग्रोथ करवानी थी। ये बायो प्रोसेस के अंदर आता है बेटा। तो ये दो स्टेप में हम पूरी बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर इनका यूज जो है वो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इसकी प्रिंसिपल्स को कंप्लीट कर लेंगे। टूल्स देखिए बेटा, इसमें कौन कौन से टूल यूज होते हैं। पहला टूल है बेटा एंजाइम्स, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और साथ में लाइगेज। वेक्टर का यूज होता है बेटा, वेक्टर में क्या है प्लेज्मिड भी आ सकती हैं, बैक्टीरियोफेज भी। प्लेज्मिड किसके अंदर पाई जाती है, ये पाई जाती है
बैक्टीरियल सेल के अंदर। और बैक्टीरियोफेज क्या होती हैं? ये वायरस है। होस्ट ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर ग्रो करवाना। देखिए पहला क्या है, इंजाइम्स की हेल्प से हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना है, फिर उसको वेक्टर की हेल्प से होस्ट सेल में डालना। होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, यीस्ट भी हो सकता है, या कोई दूसरा एनिमल भी हो सकता है। तो चलिए एक बार इसको हम स्टडी कर लेते हैं, होता कैसे, ये टूल्स काम कैसे करते हैं। सबसे पहले काम क्या करना पड़ता बेटा, डीएनए को आइसोलेट करना पड़ता। हमने क्या है, पहले हम इंजाइम्स की स्टडी कर लेते हैं, कौन कौन से इंजाइम और कैसे कैसे काम करते हैं। अब हमारा जो जीन है ना, इंपॉर्टेंट जो रिक्वायर्ड जीन है हमारा, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हमने डीएनए के अंदर से काटना है। जैसे ये एक डीएनए है हमारा, इस डीएनए के अंदर यहां पर मान लिया हमने ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, इस जीन को हमने काट के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ऐड करना है। तो इसको काटने के लिए, क्या है, एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए जिसको बोलते हैं बेटा एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी। अब इसको कहां से काटेंगे, इसको काटते हैं बेटा, यहां से काटेगा ऑर्गेनिज्म और यहां से, तभी तो हमने ये जीन मिलेगी ना बीच वाली। तो इसको ऐसे काटा जाता है, यहां से काट देंगे और यहां से काट देंगे। ये एक स्पेसिफिक साइट से इसको इसने काट दिया। काटने के लिए क्या है, एक मोलिक्यूलर सीजर का यूज किया जाता है। मोलिक्यूलर सीजर, मोलिक्यूलर सीजर का यूज किया जाएगा बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लिएज। ये कुछ ऑर्गेनिज्म है बेटा, कुछ न्यूक्लिएज ऐसे बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम पाए जाते हैं जो डीएनए को एक लोकेशन से काटते हैं। ये दो तरह के होते हैं बेटा, ये दो तरह के पाए जाते हैं। पहला तो हमारा एंडोन्यूक्लिएज है, एक होता है हमारा एक्सोन्यूक्लिएज। मोलिकुलर सीजर में हम एंडोन्यूक्लिएज को यूज करते हैं। एक्सोन्यूक्लिएज क्या करेगा, वो एक स्पेसिफिक साइट से काटना शुरू कर देगा, किसी भी एक पोल से, सॉरी एक एंड से काटना शुरू कर देगा, या तो उस एंड से या इस तरफ से, और इसको काटते हुए चला जाएगा। लेकिन जो एंडोन्यूक्लिएज होते हैं ना, वो स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक है, और एक्सोन्यूक्लिएज ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये स्पेसिफिक लोकेशन से काटते हैं, ये स्पेसिफिक है। अब काटते कैसे हैं, जैसे यहां पर हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ये जुड़ा होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐसे जुड़ा होता है। इस तरफ से क्या जुड़ा होगा, अपने बेस पेयर से, ऐसा होता है हमारा डीएनए, ये कुछ इस तरह का, इस तरह से जुड़ा होता है। यहाँ पर जो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किसके थ्रू जुड़ा होता है, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। और ये बेस पेयर किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब स्पेसिफिक लोकेशन से काटने वाला एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, इन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ता है बेटा, यहां से तोड़ देगा, इनको क्या करेगा, यहां से तोड़ देता है, ऐसे ऐसे तोड़ देता, स्पेसिफिक लोकेशन से इसको कट कर देता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को। कुछ ऐसे होते हैं जो इन हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ देते हैं, कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने वाले होते हैं, और कुछ फॉस्फोएस्टर को। अगर उसने यहां से तोड़ दिया और फिर यहां से तोड़ दिया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, ये जो बीच में टुकड़ा बच गया ना, ये वाला, यही मान लो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन से काटने वाले कौन से होते हैं,
एंडोन्यूक्लिएज है। एंडोन्यूक्लिएज इंजाइम्स की हेल्प से, मोलिकुलर सीजर भी जिसको हम बोलते हैं, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करते हैं। तो ये इंजाइम्स की हेल्प से इसको काटा जाता है। ये इंजाइम भी कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से ही काटते हैं, तो इनका भी कुछ रूल है बेटा। जो एंडोन्यूक्लिएज है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी इनको हम बोलते हैं, एंडोन्यूक्लिएज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही काटते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही कट करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? ऐसी सीक्वेंस जिसमें जो न्यूक्लियोटाइड है ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में पाए जाते हैं, यानी कि रिपीटेड, आगे से भी ऐसा ही और पीछे से भी ऐसा ही। जैसे मानकर चलते हैं हम, ये है हमारा एक डीएनए है, डीएनए के अंदर ये बेस पेयर है, यहां पर है बेटा ये एक सीक्वेंस है। अब ये सभी चीजें आप शायद जानते होंगे, जी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। ये न्यूक्लियोटाइड है, बेस पेयर है, नाइट्रोजन बेस पेयर है, ग्वेनिन है, एडेनिन है, थाइमिन है, साइटोसिन है। तो इसके नीचे इस तरफ से भी क्या होगा, जी, ए, अब टी, टी और सी। इस तरह की सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक बोलते हैं। इधर से पढ़ने पर भी वैसा ही और इधर से पढ़ने पर भी वैसा ही। इसी को नहीं पढ़ना है कि एक ही जो हमारी स्ट्रैंड है ना, जो एक ही एलिकल्स है, एलिक्स है, उसको हम दोनों तरफ से पढ़ेंगे और एक सा होगा, जी ए टी टी सी, इस तरफ से तो सी टी टी ए जी हो गया। ऐसा नहीं पढ़ना हमने, ये इस तरफ से पढ़ेंगे तो ये इस तरफ से। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है, दोनों तरफ से एक जैसा। एग्जाम्पल जो इसके आपके इसमें मलयालम दे रखा है, या फिर एक अच्छा एग्जाम्पल है नमन। इस तरफ से भी पढ़ेंगे, इस तरफ से पढ़ेंगे, एक जैसा ही है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक, जो दोनों तरफ से एक जैसे हो। तो इनको काटते हैं बेटा स्पेसिफिक लोकेशन से, ऐसे काटा जाता है इसको, यहां से लेकर ये ऐसे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ही कट करते हैं कौन, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ढूंढते हैं। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को दो तरीके से काटा जा सकता है। पहला तरीका तो हमारा ये एज इट इज ऐसे हो सकता है, जिसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, इस तरफ जी है, इस तरफ सी, और हमारे ये वाले टी टी ए और ए। ऊपर वाली स्ट्रैंड मिलेगी हमने ये ऐसे, जी सी, ये मिलेगी बेटा हमने टी टी ए और ए। ये इस तरह से अलग हो जाएंगे दोनों। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टिकी। ये क्या है, स्टिकी। तो इस तरह की जो कट होता है ना, उसको स्टिकी एंड बोलते हैं। तो पहला तरीका तो यही है, स्टिकी एंड बनते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को काटते हैं, स्टिकी एंड बनते हैं। दूसरे एंड भी बन सकते हैं। दूसरे किस तरह से बनेंगे, अगर मान लो इसको इसने काट दिया यहां से, ऐसे काट दिया, मानकर हम चलते हैं, ये था हमारा ग्वेनिन, एडेनिन, एडेनिन और साइटोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, एडेनिन और ग्वेनिन। पैलिंड्रोमिक है जी ए ए सी, जी ए ए सी। इसको यहां से काट दिया इसने, इस जगह से इसने इसको कट कर दिया यहां से। अब इसमें क्या बेटा, इसमें जो बनेंगे हमारे, वो बनने वाले हैं दो, तो ये इस तरफ आ गए, जी ए
ए और सी, और दो वो इस तरफ कट कर हमारे चले गए। यहाँ पर क्या है, सी ए और जी, और एडमीन के सामने इस तरफ थाइमीन है पुत्र जी, थाइमीन, साइटोसिन और बने। तो अब इस तरह से काट दिया है। यहाँ पर क्या हमारे ये जो बॉन्ड है ना, ये स्टिकी नहीं है, यहाँ पर ये जो फोस्फो एस्टर बॉन्ड थे ना, उनको काटा है इसने। तो यहाँ पर जो है ये नॉन स्टिकी एंड है, तो ब्लंट एंड भी पाए जा सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या खासियत है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटेगा, स्टिकी एंड बनते हैं या फिर ब्लंट एंड बनते हैं। स्टिकी एंड अच्छे होते हैं क्योंकि ये फिर बाद में लाइगेज की हेल्प से जल्दी जोड़े जा सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा एंजाइम्स की। एंजाइम्स कौन से यूज होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मोलिकुलर सीजर या एंडोन्यूक्लिएज हम उसको बोल सकते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटते हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन को ही कट करते हैं, ब्लंट एंड या स्टिकी एंड बनाते हैं। दूसरा है बेटा, अब वेक्टर काटने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब उसको कट कर देता है तो फिर किस चीज का यूज किया जाता है, उसको वेक्टर की हेल्प से ऐड किया जाता है। क्या करना बेटा हमने फिर उसके बाद वेक्टर की हेल्प से उसको ऐड करना। अब वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर में क्या बेटा, जैसे प्लेज्मिड एक वेक्टर है, बैक्टीरियोफेज भी क्या एक वेक्टर है। हमने यहां से हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को काट लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। मान लो ये एक हमारा डीएनए है और डीएनए के अंदर ये एक स्पेसिफिक लोकेशन थी, इसको हमने काट लिया। ये हमारी क्या आ गई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, ये हमारी सीक्वेंस बाहर आ गई। अब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने ग्रो करवाना है। ग्रो करवाने के लिए क्या करेंगे, कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं बेटा, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिकल मटेरियल है, तो इन बैक्टीरिया के अंदर कुछ सर्कुलर डीएनए भी पाए जाते हैं, ऐसे सर्कुलर डीएनए जिनको हम बोलते हैं प्लेज्मिड। प्लेज्मिड, अब ये प्लेज्मिड काम क्या करते हैं, ये किसी बैक्टीरियोफेज का इस पर जब अटैक होता है तो उसके प्रोटेक्शन में इसकी हेल्प करते हैं। ये भी क्या है, एक डीएनए ही है, सर्कुलर डीएनए बेटा। ये इस सर्कुलर डीएनए को हम प्लेज्मिड बोलते हैं। इसके अंदर क्या खासियत है, ये इसका जेनेटिकल मटेरियल नहीं है, नॉन जेनेटिक मटेरियल है ये इसका। दूसरी खासियत क्या है इसकी, पहली तो यही खासियत है कि इसका यूज हम कर सकते हैं, इससे ये बैक्टीरिया अफेक्ट नहीं होगा, मरेगा नहीं, रेप्लिकेशन कर सकता। दूसरा फायदा क्या है इसका, इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इसको रेप्लिकेट भी कर सकता है, तो ये भी हमारा फायदा हो गया। इसीलिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा इसकी कॉपी होगी ना, उतना ही हमारी जो जीओआई है ना, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसकी भी कॉपी होती रहेगी, और जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी होगी तो हमारा फायदा ही है। अब हमने जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाल रखा है, अब हम क्या करेंगे, पहले इस प्लेज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं, एज ए वेक्टर हमने इसको यूज करना है। अब जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटा है, फॉर एग्जांपल ये थी हमारी जी ए ए टी टी सी, जी ए ए टी टी सी, इस सीक्वेंस को इसने काटा। ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। इसको काटने के लिए जो एंजाइम, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होता होगा बेटा, ई कोलाई, इस्चीरियो कोलाई, इसका यूज किया जाता है। इसके अंदर से पाया जाता बेटा ई कोर 1, ये वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस साइट को काटता है।
मिलता किससे बताइए, इस स्टीरियो कोलाई से मिलता है। इस स्टीरियो कोलाई के अंदर जो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसका नाम क्या है, ई कोर 1, जो इस स्पेसिफिक साइट को काटता है। अब हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसने काटी है ना, उसी से हम क्या करेंगे, इस प्लेज्मिड के अंदर भी जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसको ये कट करेगा। तो सेम ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों को काटेंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसको भी, और फिर हमारे वेक्टर की जीन को भी। अब उसको भी ये काट देगा, और हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसको यहाँ पर इसने ऐड कर दिया। यहाँ पर मान लो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसने ऐड कर दिया, क्योंकि स्टिकी एंड थे। और फॉस्फो एस्टर बॉन्ड को जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम, लाइगेज का। लाइगेज क्या करता है, सीलिंग करने वैल्यू करता है ना बेटा। जो एंड थे, स्टिकी एंड थे, वो चिपक जाने के बाद जो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है, जो ब्लंट एंड है, उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, लाइगेज की जरूरत पड़ती है। जो हमने एमआरएनए बना था ना, एमआरएनए के अंदर भी स्टिकी एंड को जोड़ने के लिए लाइगेज की जरूरत पड़ी थी। साथ में जब हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था ना, रेप्लिकेशन के अंदर एक तो स्ट्रैंड हमारी कंटिन्यूस थी, दूसरी नॉन कंटिन्यूस थी, जिसके अंदर ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, वहां पर भी लाइगेज का यूज होता है। तो लाइगेज सीलिंग करने का काम करता है। तो ये हमारी प्लेज्मिड तैयार हो गई। रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा हमारा, आरडीएनए। अब ये जो आरडीएनए तैयार हुआ है ना बेटा, ये जो हमारा आरडीएनए तैयार हुआ है, अब इस आरडीएनए को हमने ट्रांसफर करना, ये वेक्टर तैयार हो गया हमारा। इस वेक्टर को फिर क्या करेंगे हम, जो होस्ट सेल है ना हमारी, उसके अंदर ऐड कर देंगे। मान लो ये हमने ऐड कर दिया। अब जैसे जैसे इसकी ग्रोथ होगी ना, जैसे जैसे इसकी प्लाज्मिड की ग्रोथ होगी, हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना उसकी भी क्या होगी, ग्रोथ होती रहेगी। जैसे ये इसकी ग्रोथ हो रही है, तो जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना वो भी तो साथ इस पर ग्रो करेगी ना। और इसी की हमने जरूरत थी कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी ग्रो हो। बाद में जैसे इससे प्रोटीन जो बनेगा ना, उस प्रोटीन का हमने कॉमर्शियली यूज करना। यही क्या बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर कुछ इस तरह से काम करते हैं। होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, जिसके अंदर हम उसको ऐड करना है। बैक्टीरिया के अंदर ग्रो करा सकते हैं, यीस्ट के अंदर भी हम उसको ग्रो करवा सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको हम आसानी से ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा, कट कैसे किया जाता है। कुछ इस तरह की साइट को काटता है बेटा। ये है हमारा कौन सा एंड है, ये स्टिकी एंड से काटता है इसको। जैसे आगे कुछ भी है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, GAATTC, GAATTC, इसको बोलते हैं हम स्टिकी एंड। कुछ इस तरह से इसने इसको कट किया। ये हमारे क्या बच जाएंगे यहाँ पर, स्टिकी एंड है। इसको कौन काटता है बेटा, ई को R1। ऐसे ही इस तरफ अगर हम देखें, CCCGGG, CCCGGG पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, लेकिन इसको कैसे काटा गया है, ऐसे। तो इस तरह से जो एंजाइम कट करता है वो कौन से हैं, ब्लंट एंड बोले जाते हैं बेटा, ब्लंट एंड है। यहाँ पर फोस्फो एस्टर बॉन्ड को काटा गया, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कटते हैं। यहाँ पर फोस्फो एस्टर बॉन्ड भी कटे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड भी कटे हैं, फोस्फो एस्टर बॉन्ड भी कटे हैं। तो दो तरह के कट मारे जाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस किसकी है, स्टीरियो कोलाई की है। अगर इस सीक्वेंस की बात करें एग्जाम में, MCQ में आ सकता है बेटा, ये किसकी है, SMA1 की है बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा, जेनेटिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस में स्टेप कौन कौन से है। सबसे पहला स्टेप है बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का आइसोलेशन कैसे किया जाएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना है। आइसोलेशन कैसे होता है, आइसोलेशन का मतलब क्या है कि हमने हमारा जेनेटिकल मटेरियल सबसे पहले अलग करना है। अब इसके लिए क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले क्या, सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा होता है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कुछ ऑर्गेनली है। साथ में बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है हमारा,
यहाँ पर है हमारा जेनेटिकल मटेरियल है। साथ में बाहर की तरफ क्या पड़े होते हैं, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनली है, कुछ प्रोटीन भी पड़े होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ और दूसरी ऑर्गेनली पाई जाती हैं। साथ में और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पर माइक्रोबॉडीज पड़ी होती है, आरएनए वगैरह भी पाई जाती है। तो ये सेल है। अब इसके अंदर से हमने निकालना क्या, हमारा जेनेटिकल मटेरियल डीएनए। इसी को आइसोलेशन बोलते हैं कि इन सभी चीजों को हटाकर इसको हमने बाहर निकालना है। ये आइसोलेशन ऑफ डीएनए है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है ना, इसको दूर करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनली पड़ी है, प्रोटीन पड़ा हुआ है, तो उस प्रोटीन को भी हटाना है। उस प्रोटीन को हटाने के बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसको भी हटाना है। बहुत सारे आरएनए पड़े हुए हैं, उनको भी रिमूव करना। तो ये सारी चीज रिमूव करने के बाद लास्ट में क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारा जेनेटिकल मटेरियल। अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, लिपिड्स की। लिपिड्स की, तो हमने इसमें क्या डालना पड़ेगा, लाइपेज। लाइपेज डालते ही क्या सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाएगी। प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए प्रोटीज डालेंगे बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर किसकी बनी होती है, लाइपेज, उसमें भी क्या है, लाइपेज डालेंगे। आरएनए को खत्म करने के लिए आरएनए डाल देंगे। ये सारी चीज डालने के बाद ये सारे इंजाइम्स है बेटा, यहाँ पर प्रोटीज है, आरएनएज है, लाइपेज है, लाइगेज है। तो ये सारे एंजाइम्स डालने के बाद हमने लास्ट में क्या मिलेगा, हमारा जेनेटिकल मटेरियल बचेगा। बाकी सब कुछ क्या है, ये डिग्रेड हो गया। तो इसी को बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, कि डीएनए को बाहर निकालना है, डीएनए को आइसोलेट करना है। दूसरा स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए यूजिंग एंजाइम्स। अभी पढ़ का है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको काटना है, मोलिकुलर सीजर की हेल्प से। जो हमारा डीएनए बच गया ना, उस डीएनए की उस स्पेसिफिक साइट को हमने कट करना है। दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाएगा जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के एग्जांपल क्या है, ई कोर फर्स्ट है, हिंद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, साल फर्स्ट है, और भी बहुत सारे हैं बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टोटल जो डिस्कवर्ड है ना, लगभग 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डिस्क्राइब्ड है बेटा। इतने डिस्कवर्ड ऑर्गेनिज्म है, इतने डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। और किन से मिले, ये बैक्टीरिया से पाए जाते हैं। 230 स्ट्रेन, बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन्स के अंदर से ये पाए जाते हैं। नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें, इनका जो नोमेनक्लेचर होता है ना, नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इनका, जैसे इसका नाम में बेटा कई सारे अक्षर है, बहुत सारे आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर अल्फाबेट्स है। तो इसमें जो सबसे पहला अल्फाबेट है ना, ये उसकी स्पीसीज, उसके जीनोम को रिप्रेजेंट करता है। जो लास्ट, उसके बाद जो सेकंड दो वर्ड है, ये इसके स्पीसीज के लिए होते हैं। और ये जो बच गया ना बेटा, ये ये वाला, ये इसकी स्ट्रेन के लिए है। और जो रोमन वर्ड मिलेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इसकी क्या है, ऑर्डर ऑफ डिस्क्राइब। ये है, एक अलग पेज पर बता देता हूं, मैं कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे ई कोर फर्स्ट है, इसके अंदर जो सबसे पहला वर्ड है, ये ले लेते कलर, ये जो है, ये इसके जीनोम को रिप्रेजेंट करता है, जीनोम के लिए।
अगले जो दोनों वर्ड हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसकी स्पीसीज को। उसके बाद जो ये वर्ड है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है इसकी स्ट्रेन को। जैसे 230 स्ट्रेन से 900 इंजाइम मिले ना, तो एक स्ट्रेन से कई सारे इंजाइम भी मिले होंगे, उनका ऑर्डर अलग अलग रहा होगा। तो वो रोमन वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ डिस्क्राइब को, कि किस ऑर्डर में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जैसे ई कोर फर्स्ट जो है ना, ये जीनोम कौन सा बेटा? एस्चीरियो। और स्पीसीज का नाम क्या है बेटा? कोलाई। एस्चीरियो कोलाई इसका पूरा नाम है। जीनोम इसका, जीनस है जीनस। स्ट्रेन आर स्ट्रेन से मिलता है, और पोजीशन डिस्क्राइब की कौन सी इसकी? फर्स्ट है। तो ये है इसका नाम, इस तरह से इनका नाम रखा जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखने, जैसे इस सीरियोकोलाई से मिलने वाला ई कोर फर्स्ट वन है। हिंद फर्स्ट, हिंद सेकंड, ये भी आपने याद रखनी है। हिंद जो थर्ड था ना, ये सबसे पहला डिस्क्राइब किया जाने वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था बेटा। सबसे पहला जो था वो कौन सा डिस्क्राइब हुआ था? हिंद थर्ड। इसमें जो एच है वो है बेटा हीमोफिलस, और आई और एन से जो बनता है वो बनता है बेटा इन्फ्लुएंजा। और जो डी है बेटा ये इसकी क्या है? इसकी स्ट्रेन है। और एक्सप्लेनेशन इसकी कौन सी बेटा? ऑर्डर डिस्क्राइब किया इसका थर्ड है। तो ये आपने याद रखनी है, हिंद थर्ड है, एस्चीरियोकोलाई से मिलने वाला एक और फर्स्ट है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसको कट करना है। लाइगेशन ऑफ डीएनए इनटू वेक्टर, वेक्टर के अंदर उसको हमने ऐड करना है। लाइगेज की हेल्प से प्लाज्मिड में ऐड करना है, बैक्टीरियोफेज में ऐड करना है। बैक्टीरियोफेज को कैसे यूज किया जाता है बेटा? बैक्टीरियोफेज होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक कोई भी, ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, बैक्टीरियोफेज। अब ये इसका जीनोम है, यहाँ पर इसका प्लेज्मिड है। अब ये है हमारा बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज ये इसका जेनेटिकल मटेरियल है, ये वाला। अब हमने क्या किया, इसके जेनेटिकल मटेरियल में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ये इसमें हमने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। अब ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके ये क्या करता है बेटा? ये अपना जेनेटिकल मटेरियल इसमें छोड़ देगा। उस जेनेटिकल मटेरियल के साथ में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है। अब ये इसके अंदर ऐड कर देगा, इसको लेकर आएगा, और यहाँ पर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इसने ऐड कर दिया इस प्लेज्मिड के अंदर, और फिर इसकी क्या होगी? ग्रोथ हो जाएगी। तो बैक्टीरियोफेज इस तरह से काम करते हैं ट्रांसफर करने के। नेक्स्ट जो स्टेप है बेटा वो है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू होस्ट सेल। होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है उसको। होस्ट सेल में अब उस प्लेज्मिड को ट्रांसफर करना है, तो उस होस्ट को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा बेटा। उस होस्ट को क्या करना पड़ेगा? हमने कंपिटेंट बनाना पड़ेगा। उस होस्ट को क्या है? कंपिटेंट बनाना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर वो ट्रांसफर हो सके। जैसे मान लो ये हमारा, इसका जेनेटिकल मटेरियल है, और यहाँ पर है हमारी प्लेज्मिड, जिसके अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर रखा है ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसको इसमें ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करने के लिए क्या है, इसको हमने, जो होस्ट सेल है ये है ना होस्ट सेल, और ये हमारी क्या है? प्लेज्मिड है विद
आरडीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए, इसके अंदर हमने डीएनए रिकम्बाइन कर रखा। अब इसको हमने ओस्ट सेल के अंदर डालना है, तो ओस्ट सेल को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा कि ये इसको एक्सेप्ट कर सके। अब ऐसा करना क्यों पड़ता है कि ऐसे ही क्यों नहीं ऐड हो जाती, जो ये सेल है ना, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन, आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा होगा। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है बेटा, वो सेमी परमेबल होती है, सभी चीजों को नहीं आने देती, सभी चीजों को नहीं जाने देती है, वो सेमी परमेबल होती है। उसके लिए कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट है, आई कार्ड की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही नहीं एंट्री मिल जाती उसको वहां पे। लेकिन हमने इसको एंट्री दिलवानी है, उसके लिए इसके साथ क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी कि हमारी जो प्लेजमिड है उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसकी कॉपी करो, फिर हमारा प्रोडक्ट बना के हमें दो। क्यों दो, बस हमारी मर्जी। तो उसके लिए क्या, आप उस होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे। कॉम्पिटेंट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि होस्ट सेल जो होती है ना बेटा, इसकी जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है, जो सेल मेम्ब्रेन जो पाई जाती है ना बेटा, वो होती है हाइड्रोफोबिक, पानी से डरने वाली, पानी से डरने वाली हाइड्रोफोबिक होती है ये कभी नहीं नहाती है, पानी से डरती है हमेशा। अब इस हाइड्रोफोबिक के, और जो हमारी प्लेज्मिड है वो हमेशा स्विमिंग पूल में ही रहती है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये स्विमिंग पूल में ही तैरती रहती है। तो दोनों का नेचर अपोजिट है, एक कभी नहीं नहाती, एक हमेशा पानी में ही रहती है। कहने का मतलब है ये इसकी मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है, तो ये इसके अंदर जाएगी ही नहीं। कैसे जाएगी, अब इसको जाने ही नहीं देगी, इसके अंदर एंट्री नहीं करने देगा। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, कुछ टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक यूज करेंगे। उन टेक्निक्स में क्या, सबसे पहली जो टेक्निक है ना हमारी, वो टेक्निक हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हीट शॉक देंगे इसको, हॉट एंड कोल्ड शॉक। पहला मेथड है बेटा ये, हॉट एंड कोल्ड शॉक। हम क्या करेंगे, इसको गर्म कर देंगे। अब पानी से तो इसको पहले ही डर लगता है, ऊपर से हमने इसको पानी में गर्म कर दिया। 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या इसको हीट अप करेंगे और देन चिल। फिर एकदम से आइस के अंदर इसको चिल्ड कर देंगे, जिससे क्या है, इसके जो पोर्स है ना यहाँ पर, वो ओपन हो जाएंगे। पोर्स ओपन होते ही प्लेज्मिड अंदर एंटर कर जाएगी। तो पहला मेथड तो हमारा क्या है कि इसको हमने हॉट एंड कोल्ड शॉक दिया, जिससे उसकी क्या परमिबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड करेंगे बेटा हम इलेक्ट्रोपोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस, इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या करते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। इलेक्ट्रोपोरेसिस में क्या होता है, हमने एक कंटेनर लेना है, इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स को रखना है, जिसको ऊपर बैटरी से जोड़ देना है। यहाँ मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर हमने डाल दिया कैल्शियम आयन डाल देते। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रोड को चालू करेंगे ना, इसमें यहाँ पर हमने अपनी जो सेल है ना वो भी डाल रखी है, और साथ में जो हमारा प्लेज्मिड है ना वो भी डाल रखा है। ये इसका जीनोम है, अब इसको इसमें ऐड करना है। जीनोम एक ही कलर का बना दिया मैं भी, ये इसका जेनेटिकल मटेरियल है ऑलरेडी, इसको इसमें ऐड करना है। उसके लिए अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड को जैसे ही चालू करेंगे ना, तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इस पर भी क्या है, पोटेंशियल जनरेशन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस आते ही क्या है, इस प्लेज्मिड के ऊपर भी आएगा और ये इसके अंदर छपाक से कूद कर चली जाएगी। तो दूसरा मेथड ये भी है, इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। वेक्टरलेस ट्रांसफर भी है बेटा ये, हॉट एंड कोल्ड शॉक में भी बिना वेक्टर के हमने डाल दिया उसको, इलेक्ट्रोपोरेसिस से भी बिना वेक्टर के उसको डाल दिया हमने। अब तीसरा मेथड कौन सा है, बायोलिस्टिक या जीन गन। अब उसको शूट करना है,
अब भी अगर नहीं माना तो उसको शूट ही कर देंगे कि तू नहीं माना। जैसे यहाँ पर इसका क्या है, ये जेनेटिकल मटेरियल है, ये साइटोप्लाज्म है। हमने एक गन लेनी है बेटा, इस तरह से। कौन सी गन लेनी है बेटा? जीन गन। कौन सी? बर्नेटा वाली? ऐसी, वही वाली, तूफानी। तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर यहाँ पर डालनी हमने पिस्टल। पिस्टल का कलर ले लेते हैं हम गोल्डन, गोल्डन जुबली। गोल्डन तो नहीं मिला, चलो ये ले लेते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा, या तो गोल्ड की या टंगस्टन की, गोल्ड या टंगस्टन की एक छोटी छोटी सी गन लेनी है हमने। ये कहाँ भाग गया? तो छोटी छोटी गन लेनी है जिनके ऊपर क्या करना हमने, जैसे ये गन ले ली, इस गन के ऊपर गन, गन, हाँ गन, और इसके ऊपर हमने अपना जो जेनेटिकल मटेरियल था ना, वो इसके ऊपर रैप कर देना है। और फिर जैसे इसको फायर करेंगे ना, इसके ऊपर हमने अपना जेनेटिकल मटेरियल रैप कर दिया, जैसे ही फायर करेंगे यहां तक आकर ये पहुंच जाएगी हमारी गन, जिसके ऊपर क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। तो टंगस्टन या गोल्डन की गन लेकर इसके ऊपर फायर कर देते हैं न्यूक्लियस तक। ऐसा थ्रस्ट भी नहीं देना है कि वो यहाँ आकर रुक जाए, ऐसा थ्रस्ट भी नहीं देना कि वो उसको क्रॉस करके यहाँ पर रुक जाए, इतना ज्यादा भी नहीं देना वो आर पार ही निकल जाए। तो स्पेसिफिक थ्रस्ट के साथ कि वो न्यूक्लियस तक ही पहुंचे, जीन गन दिया जाता है। तो ये कुछ मेथड है बेटा जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ओस्ट कम को कॉम्पिटेंट बना सकते हैं। ओस्ट में हमने वेक्टर के साथ या वेक्टरलेस ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कुछ मेथड है उसको ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद क्या, होस्ट में ऐड करने के बाद फिर क्या है, सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग। सिलेक्शन एंड स्क्रीनिंग क्या है, फिर उसमें हमने डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस चलनी है उसमें, कि इसके अंदर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस चलेगी हमारी। द डीएनए इज कट यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस तरह से डीएनए क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उसको काट सकते हो बेटा, ये हम पढ़ चुके हैं। कॉम्पिटेंट होस्ट हमारा होगा डाउन स्ट्रीमिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस से पहले हमारा कुछ और बचता है बेटा, जब हमने आइसोलेशन किया डीएनए का। डीएनए को आइसोलेट कर लिया हमने, पढ़ना क्या क्या था, क्या क्या पढ़ लिया, एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, रिमाइंड कर लेते हैं कंप्लीट एक बार। सबसे पहले हमने डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को हमने बाहर निकालना है। फिर हमने क्या ढूंढना बेटा, उसके अंदर से जीन ऑफ इंटरेस्ट। पूरा चैप्टर यही है बेटा जो अब मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको, कि हमने अपना डीएनए ढूंढना है। हमने अपना डीएनए आइसोलेट करना, पूरी सेल के अंदर से उस डीएनए को निकाल लेना। फिर हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको हमने ढूंढना है। तीसरा स्टेप क्या होगा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, जो एंडोन्यूक्लिएज है, उनकी हेल्प से क्या करना हमने, स्पेसिफिक उस लोकेशन को कट करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या किया हमने बेटा, हमने उसको कट कर लिया। कट करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर में ऐड भी कर दिया। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने जो होस्ट था उसको कॉम्पिटेंट बनाया। होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाने के बाद होस्ट में ऐड किया, और फिर हम पढ़ेंगे डाउन स्ट्रीमिंग। उसकी ग्रोथ करवानी है। हमने आइसोलेशन में देखा कि आइसोलेशन में कैसे कैसे किया जाता है। पहले हमने उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ना है, मेम्ब्रेन को तोड़ने के बाद प्रोटीन डिग्रेड करनी है, आरएनए को डिग्रेड करना है, लाइपेज डालना है, डीएनए नहीं डालना है, डीएनए को हमने बचा कर रखना। डीएनए की जगह पर क्या डालना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, जो उसको स्पेसिफिक लोकेशन से काट देगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर एक और टेक्निक हमने यूज करनी पड़ती है, जो हम मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़े गए थे। पीसीआर एक टेक्निक हमने वहां पर पढ़ी थी, उसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। अब हमने अपनी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसको ऐड करना है।
जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारी आई है, मान लो ये एक हमारा जीन है जिसको हमने ऐड करना है, लेकिन क्या पता ये ऐड होगी या नहीं, तो इसलिए इसकी कॉपी पहले ही बहुत ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि आइसोलेशन ऑफ डीएनए कॉस्टली भी है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल प्रोसेस कह सकते हैं। तो हमने ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया ना, इसकी क्यों ना हम पहले ही बहुत सारी कॉपी करके रख ले। उसी को तो पीसीआर बोलते हैं ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हमने इसमें को डीपली स्टडी कर रखा है। अगर आपने मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस नहीं देखा तो एक बार वहां जाकर पीसीआर को जरूर स्टडी कर लेना। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ, पीसीआर में क्या करना होता है, हमने हमने पीसीआर के अंदर करना है, पहले हमने जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, जो ये है, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कि जो दोनों स्ट्रैंड उनको ओपन करना होता है, जिसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। उसके बाद दोनों स्ट्रैंड के 3 डैश के नीचे हमने लगाना है प्राइमर, जिसको हम बोलते हैं एनेलिंग। और फिर जो पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, वो उसकी कॉपी कर देते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डीनेचर दोनों को ओपन किया, फिर हमने एनेलिंग प्राइमर लगाए, फिर एक्सटेंशन उनकी कॉपी कर दी। बार बार रिपीट करेंगे, एम्पलीफिकेशन इसका कर देते हैं हम। तो उससे क्या, पीसीआर से उसकी मैक्सिमम कॉपी कर लेते हैं हम। मैक्सिमम कॉपी होने के बाद फिर हम उसको क्या करते हैं, पोस्ट में डालते हैं वेक्टर की हेल्प से, कॉपी बहुत सारी बनाकर। लेकिन एक और प्रॉब्लम इससे भी पहले आती है हमारी, जिसको हम जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस से जो सोल्व करते हैं। ये भी आपने उसी चैप्टर में पढ़ रखा है, जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसको भी रिमाइंड जरूर करवाएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस में क्या करना होता है बेटा, अब हमने जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपने डीएनए के टुकड़े जो करवाए थे ना, जरूरी नहीं है वो एक ही डीएनए के पीस का जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसी के टुकड़े करेगा। अब मानकर चलते हैं फॉर एग्जांपल, ये यहां से काट दिया, इसको भी काट दिया, यहां से भी काट दिया और यहां से भी काट दिया, क्योंकि जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस थी किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जैसे GAATTC, ये पूरे डीएनए में एक ही तो मिलेगी नहीं, बहुत सारी मिलेंगी। तो बहुत सारे फ्रेगमेंट हो चुके हैं हमारे डीएनए के, उसमें हमारा जो जीनो ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कौन सा है, उसको ढूंढने के लिए, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ढूंढने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोर्सिस की जाती है। एक बेड लिया जाता है बेटा, जेल एगारोज जेल का, इसके अंदर यहाँ पर हमने अपनी डीएनए के पीसीस को रखना है। क्या रखना है, पीसीस ऑफ डीएनए। और इस तरफ लगा देंगे बेटा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज। डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा पा जाता है, नेगेटिव। एचबीएससी बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था आपका 10 मार्च को। तो अब यहां से ये डीएनए के फ्रेगमेंट ऐसे जाएंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, सभी को अलग अलग कर दिया फ्रेगमेंट को। अब मान लो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, ऐसे बाहर निकाला, ये हमारा डीएनए। अब इसको इल्यूशन एक प्रोसेस की हेल्प से डीएनए के इस पीस को अलग करते हैं जेल के अंदर से। जेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं है बेटा, ये जेल के सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, इसको हमने हटाना है यहाँ से, एडजॉर्ब बोलते हैं इसको। ये क्या है, एडजॉर्ब है। किसी भी चीज की सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज पड़ी हुई है ना, अटैच है, तो उसको एडजॉर्ब बोलते हैं। उसके अंदर घुली हुई है तो उसको एबजॉर्ब बोलते हैं, एब और एड। ठीक है, तो ये एडजॉर्ब है, तो इसको इल्यूशन की हेल्प से निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन। इसमें डाला क्या जाता है, इल्यूशेंट, एक केमिकल सब्सटेंस जो इसको रिमूव करता है, जेल को अलग कर देता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को अलग, उसको इल्यूशेंट बोलते हैं। इल्यूशन ये प्रोसेस है, एडजॉर्ब डीएनए को रिमूव करते हैं इसके अंदर से। उस डीएनए को निकाल कर फिर हम क्या कर देते हैं, पीसीआर में डाल देंगे, जिससे उसकी मैक्सिमम कॉपी हो जाती है। फिर ये सारी चीजें इसके अंदर लगातार कंटिन्यूस चलती रहती हैं। तो ये था इसके बारे में बेटा, हमने पढ़ा था। और आइसोलेशन ऑफ डीएनए जब किया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पर भी कुछ बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, बैक्टीरिया की अगर सेल है, उसके अंदर से हमने जीओआई निकालना, जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, डीएनए आइसोलेशन करना है, तो कौन कौन से स्टेप होंगे। अब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल भी है। सेल वॉल किस चीज की बनी होती है, तो उसको तोड़ने के लिए
क्या डाला जाएगा। प्लांट के अंदर से अगर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना तो उसके पास भी सेल वॉल है, उसके अंदर क्या डालें। फंजाई के अंदर अगर डालना तो उसके अंदर क्या करें। एनिमल के अंदर अगर डालना तो फिर क्या करेंगे। तो जैसे प्लांट के अंदर अगर हम देखें, प्लांट की सेल किस चीज की बनी होती है, सेल वॉल की बनी होती है, सेलुलोज की, सॉरी सेल वॉल किस चीज की है, सेलुलोज की, तो सेलुलेज डालेंगे। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है जिस पर लाइपेज डाला जाता है, प्रोटीएज डालेंगे, फिर आरएनएज डालेंगे, डीएनए बच जाएगा हमारा। बैक्टीरिया की अगर सेल वॉल देखा हम, बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी होती है बेटा, बैक्टीरियल सेल पॉलीसैकेराइड्स की, काइटिन्स की बनी होते हैं, तो किटिन नाइटेज डाल देंगे बेटा उसके ऊपर। वैसे ही फंगस है पॉलीसैकेराइड्स वगैरह की बनी होती है, तो ये उसके ऊपर क्या डालेंगे, पॉलीसैकेराइडेज। तो ये चीजें डालते हैं, एनिमल्स के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट और लास्ट बचता बेटा हमारा डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस, अब इस डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस के अंदर क्या करना पड़ता है। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस में क्या है, अब हमने एक मीडियम तैयार करना बेटा, जिसमें हमने हमारा जो ओस्ट सेल है ना उसको ग्रो करवाना है, उसको कल्चर करना है। जो हमारा ओस्ट सेल था जिसके अंदर हमने आरडीएनए डाल दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको ये जो मीडियम है इसको स्टेराइल बनाएंगे। स्टेराइल कैसे बनाया जाता है, हीट शॉक दिए जाते हैं, बैक्टीरियोफेज डाले जाते हैं और बाकी सारी चीजें डालकर, जिसकी हेल्प से इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव ना कर पाए, ऐसा मीडियम तैयार करेंगे हम इसमें कि सारे के सारे जितने भी इसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया है ना वो सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम इसमें अपना जो रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म था ना वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। साथ में फिर इस पर लगाए जाते हैं बेटा इस तरह से विंग्स लगाए जाते हैं ऐसे। इनको भी ब्लैक कलर से फिल कर दी तो कैसा रहेगा। ऐसे विंग्स लगाए जाते हैं। तो अब यहां से डाली जाती है बेटा ऑक्सीजन। एरिएशन दिया जाता है ताकि इसके अंदर एयर ऐड हो उसके। यहां से न्यूट्रिशन डाला जाता है इसकी ग्रोथ करवाने के लिए। यहाँ से एफ्लुएंट निकाला जाता है, जो भी प्रोडक्शन होगा उसको। तो इस तरह का एक मीडियम तैयार किया जाता है। इसको इसलिए जो ये विंग्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ऑक्सीजन पूरी इसके अंदर ऐड होती रहे इस मीडियम के अंदर। इसको हम बोलते हैं बेटा, इसमें हम इसको बैक्टीरियल कल्चर मीडियम है, ये स्टेराइल मीडियम है जिसके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी बैक्टीरिया हमने प्रोड्यूस करवाना था, जिसकी भी ग्रोथ करवानी थी, जिसके अंदर भी क्या था हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए था, आरडीएनए, तो वो इसके अंदर ऐड कर रखा था हमने। तो उसको ग्रोथ करवाने के लिए हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ये दो तरह के मीडियम बनाए जाते हैं बेटा, एक तो जिसमें एयर अलग से दी जाती है, विंग्स ज्यादा बड़े होते हैं। एक कुछ ऐसा ही है, इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं, जिसमें जो ये विंग्स लगाए थे ना बेटा हमने, ये जो विंग्स लगाए हैं ये इतने ज्यादा नहीं लगाए जाते, वो थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी का बनाया जाता है, उसके अंदर यूज किया जाता है। यहाँ पर ऐसे पाइप डाली जाती है तो ऑक्सीजन ऐसे अपने आप ऐड होती रहती है पूरे के अंदर, लेकिन फिर भी इसमें छोटा सा एक फूड को मिक्स करने के लिए जरूर फिर भी क्या विंग्स लगाए जाते हैं।
तो इस तरह के होते हैं, एक तो सिंपल स्टाइल्ड और एक एडवांस स्टाइल्ड वाला, दो मीडियम बनाए जाते हैं। तो ये डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस है, फिर इसको बाहर निकाल लिया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक कि किस तरह से इसके प्रिंसिपल हैं बायोटेक्नोलॉजी की, प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे रिकम्बिनेंट डीएनए बनाना, डीएनए को आइसोलेट कैसे करना है, रिक्वायर्ड जीन को कैसे रिमूव करना है, किस मोलिकुलर सीजर की हेल्प से किया जाता है, मोलिकुलर सीजर का नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया, और कैसे फिर उसको हमने डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस तक लेकर आना, होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी है इसी यूनिट से, लास्ट जो चैप्टर हमारा इसका है, उसमें हम पढ़ेंगे बेटा कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट देख लिए। 25 मार्च को आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो, 25 मार्च के एग्जाम के लिए हम 22 या 21 मार्च को ही लेकर आने वाले हैं, तो बेल आइकन को दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।